चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर जिस पे हम बात करेंगे लोक कला एवं संस्कृति। ठीक है, इससे हमारे राज्य के बारे में हमें कुछ खासी जानकारी होगी। ठीक है, और हम बात करेंगे कि लोक कला एवं संस्कृति क्या होती है और इस संस्कृति के तौर पर हम ये भी देखेंगे कि इसकी कुछ कुछ चीज़ें क्या क्या आती हैं, यानी कि इस पे कौन कौन से ऐसे फैक्ट हमारे सामने आते हैं, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से मूलभूत तत्व शामिल होते हैं जिसे हम सामूहिक रूप से एक संस्कृति का नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा कि लोक कला एवं संस्कृति। ठीक है, पहले तो समझिएगा कि एक संस्कृति होती क्या है। तो देखिएगा कि लोक कला एवं संस्कृति के तौर पर जब हम बात करते हैं किसी भी स्थानीय क्रम की, तो हम बात करते हैं उन क्षेत्र के विशेष पहचान की। तो किसी भी क्षेत्र की एक विशेष पहचान, याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र की एक विशेष पहचान जो कि उस क्षेत्र के कला एवं संस्कृति को उसकी पहचान बताए। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब हम बात करें कि किसी भी क्षेत्र की और क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की, तो इन निवासियों के जो अपनी पहचान है, इन निवासियों की जो अपनी पहचान है, उस पहचान के तौर पर समझिएगा, उस पहचान के तौर पर जब इसी पहचान को या इसी प्रकार के गतिविधि को या प्रथाओं को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ाया जाता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इन किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले निवासी और उनकी प्रथाओं को आगे बढ़ाकर जब उन्हें ट्रांसफर किया जाता है या फिर स्थानांतरित किया जाता है एक वंशज से दूसरे वंशज तक, तो उसे हम कहते हैं संस्कृति। ठीक है, तो देखिएगा संस्कृति या लोक कला, हम छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य की कला एवं संस्कृति बहुआयामी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक से अधिक प्रकार की यहाँ पर प्रथाएं हैं और इस प्रकार की प्रथाएं यहाँ की संस्कृति कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे देखिएगा कि जब हम संस्कृति छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति की बात करते हैं तो हम उनके, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के वनों के आच्छादन, याद रखिएगा, वनों के आच्छादन तथा आदिवासी अधिकता के कारण, ठीक है, आदिवासी अधिकता के कारण। अब देखिएगा यहाँ पर जो राज्य के बारे में है उसको समझिएगा थोड़ा सा, कि जो छत्तीसगढ़ हमारा राज्य है इसकी अपनी एक पहचान है, जहां हम ये कह पाते हैं कि हमारे यहाँ वनों की आच्छादितता ज़्यादा है और साथ ही साथ हमारी जो पहचान है आदिवासी अधिकता होने के कारण। ठीक है, तो देखिएगा इन सभी मुख्य चीज़ों के कारण यहाँ पर समझिएगा कि कुछ जगहों पर ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं जिसमें पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति किस पर निर्भर करती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति किस पर निर्भर करती है, तो प्रकृति पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, प्रकृति पर इसका निर्भरता है। तो प्रकृति इन द सेंस कि यहां पर आप वनों से आच्छादित और आदिवासी अधिकता के कारण यहां समझिएगा कि कला में वनों, प्रकृति, प्राचीन और परंपरा का विशेष स्थान है और महत्व। ठीक है, विशेष स्थान और महत्व है। और समझिएगा कि इन सभी को, जैसे हम कह पाते हैं कि यहाँ पर वनों का आच्छादन काफी मात्रा पे है और प्रकृति और प्राचीन परंपरा जो है ये अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। और उसके बाद देखिएगा कि इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की कला में हमें कई प्रकार के लोक नृत्य, जातियां, लोक कला, मेले, भाषा, शिल्प, विशेष व्यंजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनको सभी को सामूहिक रूप से हम क्या कह पाते हैं, इन्हें कह पाते हैं हम लोक नृत्य, लोक जातियां, लोक कला, लोक मेले, भाषा, शिल्प, विशेष व्यंजन। ठीक है, तो इन सभी तत्वों को हम सामूहिक रूप से हम कहते हैं छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सभी तत्वों को हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति कहते हैं या लोक कला कहते हैं। ठीक है, प्रदेश में यहाँ के आभूषणों, वस्त्रों का विशेष स्थान है जो यहाँ की संस्कृति को और भी प्रभावशाली और समृद्ध बनाती है। ठीक है, सरल जीवन जीते हुए यहाँ के लोग अपनी परंपरा, रीति रिवाज और मान्यताओं का पालन करते हैं। समय समय पर ऋतु, तिथि और त्यौहार के अनुसार विभिन्न उत्सवों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक गांव, जिले,
क्षेत्र की अपनी अलग अलग मान्यता, पहचान और धार्मिक महत्व है। इसे हम छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर कहते हैं। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति कहलाती है। तो ये विशेष तौर पर याद रखिएगा कि जब हम छत्तीसगढ़ के लोक कला एवं संस्कृति की बात करते हैं तो ये सारी जो चीजें सामूहिक रूप से हम क्या कह पाते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, तो देखिएगा आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की लोक कला। तो हम कोशिश करेंगे कि आज छत्तीसगढ़ की लोक कला में किसी एक पॉइंट को प्रिफर कर पाए और उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो देखिएगा मेनली लोक कला एवं संस्कृति के अंतर्गत, ठीक है, क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोकगीत, मेले, शिल्प और विशेष व्यंजन, आभूषण, वस्त्र, ऋतु, तिथि और त्योहार। ठीक है, इन सभी चीजों को सामूहिक रूप से हम क्या कह पाते हैं कि इन सभी चीजों के कारण जो किसी भी राज्य या किसी भी स्थानीय निकाय, किसी भी राज्य या किसी स्थानीय क्षेत्र की अपनी परंपरा, वहां की लोक कला एवं संस्कृति कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि लोक नृत्य, लोक कला, लोक नाट्य, लोकगीत, मेले, शिल्प, विशेष व्यंजन, आभूषण, वस्त्र, ऋतुएं, तिथि और त्योहार, इन सभी तत्वों के कारण किसी भी क्षेत्र की अपनी एक पारंपरिक, एक अपनी जो स्थिति, पहचान बनती है, उसे हम लोक कला एवं संस्कृति की पहचान कहते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके अंतर्गत लोकगीत की। तो समझिएगा लोकगीत के अंतर्गत हम पहले मुख्य कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में मुख्यतः लोकगीत जो है हम इसे कुछ पॉइंट्स पर बांटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक गीत। ठीक है, धार्मिक या पूजन गीत, धार्मिक या पूजन गीत की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा इसी में हम ऋतु पर आधारित गीत, ठीक है, लगभग जैसे फाग गीत या सवनाही गीत की बात करते हैं, तो ये ऋतु पर आधारित गीत होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ऋतु पर आधारित गीत, और उसके बाद देखिएगा उत्सव व त्योहार से संबंधित गीत। उत्सव व त्योहार से संबंधित गीत, और उसके बाद देखिएगा एक अंतिम जिसमें हम कहते हैं संस्कार गीत, संस्कार गीत। ठीक है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः विवाह गीत, पठौनी गीत, सौहर गीत, ये सारे गीत आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा एक अंतिम स्वरूप जिसमें हम शामिल करेंगे मनोरंजन गीत को, मनोरंजन गीत। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत याद रखिएगा कि लोकगीत के अंतर्गत हमने लोकगीतों को लगभग 4 से 5 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, वर्ग में बांटा है, जिसमें धार्मिक गीत या पूजन गीत, ऋतु पर आधारित गीत, उत्सव एवं त्योहार से संबंधित गीत, या फिर संस्कार गीत, और या फिर मनोरंजन गीत। इन सारे लोकगीतों को हम देखेंगे। ठीक है, और ये वीडियो जो है, ये पूरा का पूरा जो क्लास है, ये 2 सेक्शन में बटा हुआ होगा। खासकर गीतों का जो सेक्शन है उस पर हम आज कोशिश करेंगे कि लगभग धार्मिक गीत और ऋतु पर गीत आधारित गीत को कवर करें। ठीक है, तो देखिएगा इनके स्तर पर देखिएगा कि इस पूरे स्तर पर हम जब बात करते हैं धार्मिक गीत की, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम धार्मिक गीत की। तो यहां पर देखिएगा कि धार्मिक गीत के अंतर्गत कौन कौन से गीतें आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंतर्गत। तो याद रखिएगा पहला जो गीत है उसे कहा जाता है भोजली गीत।
ठीक है, थोड़ा सा हम इसे एक्सप्लेन भी करेंगे भोजली गीत क्या होता है और किस समय गाया जाता है। ठीक है, भोजली गीत, इसके बाद आता है आपका जवारा गीत, सेवा गीत, सेवा गीत। ठीक है, और इसी के अंतर्गत देखिएगा भोजली गीत, ज्वारा गीत, सेवा गीत, और इसी क्रम पर हम अन्य गीतों की बात करते हैं, जैसे गौरा गौरी गीत, गौरा गौरी गीत। ठीक है, और इसी के बाद देखिएगा नाग पंचमी गीत, नाग पंचमी गीत, और जस गीत, जस गीत। तो याद रखिएगा लगभग 5 से 6 गीत यहां पर हम शामिल करेंगे, भोजली, ज्वारा, माता सेवा गीत, नागपंचमी गीत, गौरा गौरी गीत, जस गीत। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा ऋतु पर आधारित गीत को देखेंगे हम लोग, इसमें फाग गीत और सवनाही गीत। ठीक है, उत्सव गीत की बात करते हैं तो उत्सव गीत में छेर छेरा गीत, राउत नाचा गीत, छेर छेरा गीत, राउत नाचा गीत और सुआ गीत। ठीक है, इसके अलावा भी और भी उत्सव गीत है, सभी को शामिल करेंगे हम। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा संस्कार गीत की बात करते हैं तो 2-3 गीत याद रखिएगा संस्कार गीत में, जिसमें विवाह गीत होता है, विवाह गीत, पठौनी गीत और सोहर गीत। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मनोरंजन गीत में ददरिया गीत, ददरिया गीत, और इसी के अंतर्गत बांस गीत, डंडा गीत। ठीक है, तो जितने भी गीत यहां पर हैं लगभग 20-25 जो लोकगीत हैं, सभी को थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे हम लोग और उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं धार्मिक गीत या पूजन गीत से या पूजा गीत से। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं पूजन गीत के बारे में, तो देखिएगा भोजली गीत समझते हैं और उसके बाद आगे फिर हम देखेंगे इस पे। तो देखिएगा भोजली गीत जो है, इसका भोजली का साधारण सा अर्थ है भोजली गीत का साधारण सा अर्थ है भू जल, यानी भूमि में जल। ठीक है, तो समझिएगा इसमें 2-3 जो फैक्ट बनते हैं वो फैक्ट आपको बताऊंगा, और जो एग्जाम में आ चुके हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा इसका अर्थ होता है भूमि में जल। ठीक है, भोजली का साधारण सा अर्थ है भूमि में जल, और महिलाएं यह कामना करती हैं कि इस गीत के माध्यम से, ठीक है, भोजली देवी अर्थात प्रकृति की पूजा किया जा सके। ठीक है, यानी प्रकृति की पूजा की जाती है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, और उनके द्वारा एक बात कही जाती है कि पानी के बिना मछली और पवन के बिना धाने, सेवा बिना भोजली के तरसे प्राणे। ठीक है, इसका मतलब साधारण सा होता है। ठीक है, तो महिलाओं के द्वारा कहा जाता है कि जिस प्रकार मछली जो है ये पानी के बिना नहीं रह सकती और धान हवाओं के बिना विकसित नहीं हो सकते, उसी प्रकार सेवा के बिना, ठीक है, मनुष्य के सेवा के बिना जो है भोजली के सेवा के बिना जो है मनुष्य का जो प्राण है वो नहीं रह सकता। ठीक है, तो एक साधारण सी बात है कि महिलाओं के द्वारा यह कथा जो है, जो कविता है ये कही जाती है। देखिएगा भोजली के अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलता है और समझने को मिलता है, देखते हैं। चलिए देखिएगा भोजली गीत जो है, महिलाएं जो है धान, गेहूं और जौ और उड़द के थोड़े दाने को लेकर एक टोकनी में बोती हैं। उसे टोकनी में खाद की मिट्टी में पहले रखा जाता है और उसके बाद सावन शुक्ल नवमी के दिन, ठीक है, इसे सावन शुक्ल नवमी के दिन बोया जाता है, और जब पौधे उगते हैं तो उसे भोजली देवी के तौर पर माना जाता है या भोजली देवी कहा जाता है। ठीक है, तो भोजली सेवा करती ही महिलाएं, और इसका अर्थ है भोजली के पास बैठकर गीत गाना। ठीक है,
भोजली के पास बैठकर गीत गाना। और इसी क्रम पर याद रखिएगा कि भोजली गीत जो है भोजली के समक्ष बैठकर गीत गाया जाता है। और अंततः देखिएगा कि रक्षाबंधन के बाद भोजली को ले जाते समय नदी और वहां उसका विसर्जन कर दिया जाता है। और अगर नदी आसपास नहीं होती तो नाले या तालाब में भोजली को बहा दिया जाता है। इस प्रथा को भोजली को ठंडा करना कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसी क्रम पर, इस पूरे क्रम पर भोजली को बोने से लेकर उन्हें विसर्जित करने तक जो गीत गाई जाती है उसे भोजली गीत कहा जाता है। और मुख्यतः भोजली के पास बैठकर बहुएं गीत गाती हैं। उनमें से यह गीत जिसमें गंगा देवी को संबोधित किया जाता है। तो याद रखिएगा पिछले बार पीएससी में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि भोजली गीत में किस देवी की पूजा की जाती है या किस देवी का संबोधन किया जाता है। तो गंगा देवी का संबोधन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिएगा भोजली गीत में यह गीत गाया जाता है देवी गंगा। ठीक है, देवी गंगा लहर तुरंगा। तो इस प्रकार से हमरो भोजली देवी के भीजे ओठो अंगा। मांडी भर जोंधरी पोरिस कुसियारे, जल्दी जल्दी बाढ़ो भोजली हो वो हुसियारे। ठीक है, इस तरीके से ये गंगा देवी के लिए यह भोजली गीत गाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भोजली गीत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा दूसरे नंबर पे है आपका जस गीत। और याद रखिएगा जस गीत जो है एक प्रकार की स्तुति गीत है या देवी से विनती गीत कहा जाता है इसे, या प्रार्थना गीत भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में देवियों का स्थान बहुत ऊंचा है। यहां अनेक जगह पर जैसे महामाया मंदिर देखने को मिलता है। रतनपुर, आरंग, रायपुर, पाटन, दंतेवाड़ा, मल्हार, अंबागढ़, चौकी, डोंगरगढ़, कांकेर और अनेकों जगह पर देवियों के मंदिर मिलते हैं। तो नवरात्रि का जो पर्व होता है साल में 2 बार आता है, जो कि एक शरद नवरात्रि और दूसरा चैत्र नवरात्रि। ठीक है, तो देखिएगा शरद नवरात्रि मीन्स कुंवार या कंवार नवरात्रि जिसे हम दुर्गा पूजा कहते हैं। उस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में जस गीत गाए जाते हैं। और नवरात्रि में पहला दिन ज्वारा बोया जाता है और नवमी के दिन उसका विसर्जन किया जाता है। ठीक है, तो ये जस गीत जो है ज्वार के बोने से लेकर नवमी तक जो पूजा की जाती है, पूजा प्रार्थना की जाती है या फिर स्तुति की जाती है देवी की, इसे कहा जाता है जस गीत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिएगा जस गीत के अंतर्गत ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि यह जस गीत जो है ये देवी से विनती और प्रार्थना या सेवा गीत के तौर पर इसे गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा देवार गीत। देवार गीत जो है देवार जाति के लोग गाते हैं इसे, याद रखिएगा ये देवार जाति के द्वारा गाया जाता है। तो देवार छत्तीसगढ़ की एक भ्रमणशील जाति है या घुमंतु जाति है, याद रखिएगा। देवार गीत जो है रुंझू, ठुंगरू, मांदर के साथ गाए जाते हैं। और देवार गीत एक मौखिक परंपरा पर आधारित गीत है, याद रखिएगा। ठीक है, और इस गीत का जो चित्रण है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें क्या क्या चीज शामिल की जाती है। तो इसके अंतर्गत देखिएगा कि इसके अंतर्गत वीर चरित्र के बारे में, तो कभी अत्याचार के बारे में, कभी हास्य रस से भरकर, तो कभी करुण रस से भरा हुआ, तो कभी पांडव गाथा को युद्ध के बारे में, जैसे बहुत सारे ऐसे कथानक या चित्रण का इसमें चित्रण होता है देवार गीत में। मुख्यतः याद रखिएगा देवार जाति के द्वारा गाया जाता है। और 2-3 पॉइंट यहां पर क्लियर रखिएगा कि देवार जाति के द्वारा जो गाया जाता है इस गीत के अंतर्गत, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें यानी कि लगभग 1 से अधिक चित्रण जो है इसमें आपको कथानक मिल सकते हैं। तो देवार जाति के जो देवार गीत जो गाई जाती है यह मुख्यतः हास्य पर भी हो सकता है या फिर करुण रस से संबंधित हो सकता है या फिर पांडव गाथा से भी संबंधित हो सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग सुन चुके हैं कि पंडवानी किन जातियों के द्वारा गाया जाता है, तो आप याद रखिएगा प्रधान और देवार जातियों के द्वारा पंडवानी गाया जाता है। और यही कारण है कि पांडव गाथा भी आपको देवार जाति में सुनने को मिल सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा देवार जाति जो है ये देवार गीत गाती है। और इसकी एक जो कथा है, कहानी है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिएगा देवार जाति जो है
यह पहले चारण कवि का काम करते थे। यानी चारण कवि कहने का मतलब है कि ये एक दरबारी कवि के तौर पर कार्य करते थे या फिर रहते थे किनके, गोंड जनजाति के। ठीक है, तो गोंड जनजाति के चारण कवि के तौर पर, ठीक है, ये रहते थे। किसी कारणवश इन्हें दरबार से निकाल दिया गया और उसके बाद ये जनजाति ये जाति जो है, देवार जाति जो है, ये घुमंतु जाति के तौर पर, ठीक है, या फिर भ्रमणशील जाति के तौर पर जाना गया, क्योंकि ये लगातार घुमंतु जाति के तौर पर ये विकसित हुए और ये जगह जगह पर देवार गीत जो है ये लगातार गाते चले गए और इनके गाने के कारण ही इसको देवार गीत कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा देवार गीत के तौर पर इस पूरे पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो देखिए देवार गीत की एक हास्य एक कविता है, ठीक है, गीत है। मार दिस पानी बिछल गए बाट, ठमकत केवटिन चलिस बाजार, केवटिन गिर गए माड़ी के भार, केवट उठाए नवडेड़ा के भार। ठीक है, इसकी पूरी एक कविता है, काफी लंबी कविता है। ठीक है, तो ये हास्य पर संबंधित है, देवार गीत जो है हास्य पर संबंधित है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो देवार का संबंध है बिल्कुल देवार गीत से संबंध है। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा कि इसमें कथानक एक से अधिक हो सकते हैं, करुण रस हो सकता है, ठीक है, वीर रस हो सकता है, इस प्रकार से बहुत सारे चित्रण शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ज्वारा गीत। ठीक है, तो देखिएगा ज्वारा गीत जो है क्वार नवरात्रि, ठीक है, याद रखिए क्वार नवरात्रि में ज्वारा गीत गाया जाता है। जैसे आप लोग सभी को जानकारी है कि ज्वारा गीत जो है ये किससे संबंधित है, तो ये ज्वार से संबंधित है, जब ज्वार बोया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा क्वार नवरात्रि में ज्वारा गीत जो है गाया जाता है मुख्यतः, जिसमें नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर, ठीक है, ज्वार बोने से लेकर नवमी के विसर्जन तक, यानी दुर्गा माता के स्वरूप में इस ज्वारा गीत की ज्वारा की पूजा होती है तथा गीत गाया जाता है। ठीक है, इसे ज्वारा गीत कहा जाता है। याद रखिएगा इसे ज्वारा गीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुर्गा माता के स्वरूप में इस ज्वार की पूजा होती है। ठीक है, उस स्वरूप में इस ज्वार की पूजा होती है और इसी गीत को गाने के कारण इसे ज्वारा गीत कहा जाता है। ठीक है, तो ज्वारा गीत याद रखिएगा इसी क्रम पर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा गौरा गौरी गीत। तो याद रखिएगा गौरा गौरी गीत क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में कार्तिक माह के दीपावली में, याद रखिएगा कार्तिक माह में दीपावली मनाई जाती है और दीपावली में गौरा गौरी जो है, ठीक है, यानी कि शंकर पार्वती के मूल स्वरूप को यह मानकर मिट्टी से तैयार किया जाता है या मिट्टी से बनाकर चबूतरे में स्थापित किया जाता है। ठीक है, जिसमें मुख्य तौर पर इनके विवाह स्वरूप को दर्शाया जाता है। तो याद रखिएगा कि महीने भर चलने वाला यह पर्व दीपावली के अगले दिन गौरा गौरी की प्रतिमाओं को विसर्जन कर संपन्न होता है। ठीक है, इस दौरान महिलाएं गीत गाती हैं और यह गीत जो है गौरा गौरी गीत कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह मुख्यतः कब गाया जाता है, तो यह दीपावली के समय आपको सुनने को मिलेगा और दीपावली के समय यह गीत गाई जाती है किसके उपलक्ष्य में, गौरा गौरी, जो कि शंकर पार्वती के मूल स्वरूप से माने जाते हैं और किससे बने होते हैं, ये मिट्टी से बने होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला यह गीत जो है, याद रखिएगा गौरा गौरी गीत कहलाता है, जो मुख्यतः शिव पार्वती के विवाह का प्रतीकात्मक आयोजन होता है। इसमें देवी पार्वती की स्तुति की जाती है। ठीक है, तो 3-4 फैक्ट यहां पर याद रखिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला कि गौरा गौरी गीत कब गाया जाता है, तो ये दीपावली या फिर आप कह सकते हैं कार्तिक माह में गाया जाता है और इसमें किसकी स्तुति होती है, तो याद रखिएगा शंकर पार्वती की स्तुति होती है। ठीक है, पूजन आराधना होती है और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि इसमें देवी पार्वती की मुख्यतः स्तुति होती है और इसमें शिव और पार्वती के विवाह का प्रतीकात्मक आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, और जैसे ही दीपावली समाप्त होती है उसके दूसरे दिन ही विसर्जन कर दिया जाता है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि रात को 12 बजे, ठीक है, रात को 12 बजे से यह प्रारंभ होता है, विसर्जन की प्रणाली प्रारंभ होती है और लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो उसके बाद पूरे मोहल्ले में, पूरे क्षेत्रों पर इसे घुमाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसका विसर्जन किया जाता है। इसे कहा जाता है गौरा गौरी गीत प्रयोजन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो
तो यहां पर थोड़ा सा और पॉइंट्स को थोड़ा याद रखते हैं। देखिएगा कि इस उत्सव में पहले तो जो पूजा होती है, इस उत्सव में यानी कि जब गौरा गौरी की पूजा होती है तो उससे पहले भी एक पूजा होती है, याद रखिएगा, जो वह बैगा जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बैगा जाति के द्वारा किया जाता है। इस पूजा में चावल, इस पूजा को कहते हैं चावल चढ़ाना, जो मुख्यतः बैगा जाति के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि यह गीत गाते हुए गौरा गौरी को चावल चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बैगा जाति के द्वारा इस पूजा के प्रथम दिन में पूजा की जाती है जिसमें चावल चढ़ाया जाता है, और जो मुख्यतः बैगा जाति के द्वारा किया जाता है, और यह गौरा गौरी को चावल चढ़ाते समय कराया जाता है, इसलिए इसके गौरा गौरी गीत भी कहा जाता है। तो ये गीत को गाते समय दमऊ, सिंग बाजा, ढोल, गुदुम, मोहरी, झुमका और दफड़ा का प्रयोग किया जाता है या फिर बजाया जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा गौरा गौरी गीत। चलिए नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है नागपंचमी गीत। तो बिल्कुल आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में नागपंचमी गीत जो है नागपंचमी के दिन गाया जाता है, जिसमें नागदेव की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इसे नागपंचमी गीत कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में नागपंचमी गीत। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तो माता सेवा गीत याद रखिएगा। देखिए जनरली जो आप 3-4 जो गीत देख रहे हैं, जैसे जस गीत, भोजली गीत, जवारा गीत, ठीक है, ये सभी गीत जो हैं एक संपूर्ण रूप से माता सेवा गीत ही कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि मुख्यतः याद रखिएगा कि इसी क्रम पर नवरात्रि के समय देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत माता सेवा गीत कहलाता है। ठीक है, तो देवी की आराधना में याद रखिएगा, देवी की आराधना में नवरात्रि के समय गाया जाने वाला गीत जो है, अब देखिए माता सेवा गीत जो है दोनों के समय गाया जाता है। एक साल में 2 बार मुख्यतः नवरात्रि जो मानी जाती है, एक आपका कुंवार और दूसरा चैत्र। ठीक है, तो कुंवार का जो होता है इसे रामनवमी कहते हैं हम, और इस समय जो है इसे नवरात्रि कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों समय में माता सेवा गीत जो है ये गाया जाता है, याद रखिएगा, दोनों समय में गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा सवनाही गीत। देखिएगा सवनाही गीत जो है इस क्रम पर हम लोग यहां पर पहले डिस्कस कर लें कि सवनाही गीत में जाने से पहले यह गीत जो है ऋतुओं पर आधारित गीत है, ऋतुओं पर आधारित गीत है। ठीक है, ऋतुओं पर आधारित गीत है, और इस गीत में आपको लगभग ऋतुओं पर आधारित गीत 2 प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, एक आपकी सवनाही गीत और दूसरा आपका फाग गीत। तो देखिएगा सवनाही गीत में देखिएगा कि सवनाही गीत सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत है, और सावन माह में जादू टोना तथा बीमारी से गांव की रक्षा के लिए आषाढ़ माह में के प्रथम रविवार या अंतिम रविवार को सवनाही गीत या सवनाही त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह सवनाही त्योहार जो है कैसे मनाया जाता है, तो याद रखिएगा घरों में, ठीक है, घरों में गोबर से बने आकृतियां, याद रखिएगा गोबर से आकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, और इसी के तौर पर सवनाही त्योहार मनाया जाता है, और इस त्योहार को मनाते हुए सवनाही गीत गाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सवनाही गीत जो है मुख्यतः सावन के माह में या फिर आषाढ़ माह के प्रथम रविवार या आषाढ़ माह के अंतिम रविवार को सवनाही त्योहार मनाया जाता है, और इस समय त्योहार मनाते समय जो गीत गाई जाती है उसे सवनाही गीत कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा फाग गीत। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे फाग गीत तक, और उसके बाद कल के टॉपिक पर मैं आगे डिस्कस करूंगा, जिसमें हम बाकी जो बचे हुए गीत हैं उस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा फाग गीत जो है यह लोक गीत है, जैसा कि आपको जानकारी है इसके बारे में कि फाग गीत जो है हिंदी कैलेंडर वर्ष के फाल्गुन क्षेत्र या फिर ऐसे कह सकते हैं आप कि फाल्गुन माह में मनाए जाने वाले
होली का त्योहार को हम क्या कहते हैं? फाल्गुन माह का समय कहते हैं। और याद रखिएगा, यह छत्तीसगढ़ लोक गीत जो है छत्तीसगढ़ में होली के उत्सव में गाया जाता है, जो कि मुख्यतः फाल्गुन माह में गाया जाता है, इसलिए इसे फाग गीत के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, यह लोकगीत मुख्यतः उत्तर प्रदेश की लोकगीत की तरह शामिल है, या फिर इसका मूल रूप क्या है? उत्तर प्रदेश से लिया गया है। ठीक है, इसका मूल रूप उत्तर प्रदेश से है। तो याद रखिएगा, इसका जो समय होता है, कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल होली में ही गाया जाता है। यह होली के माह यानी कि फाल्गुन माह में प्रारंभ होता है और लगभग होली के बाद भी, यानी कि होली के बाद भी जब तक होली खत्म नहीं हो जाती या फाल्गुन माह पूरा खत्म नहीं हो जाता, तब तक यह गीत गाया जाता है। तो काफी लंबे समय तक फाग गीत गाया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर गाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा फाग गीत। चलिए आगे जो है, कल इसके बाद देखेंगे आगे इसके पॉइंट्स को। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे उत्सव संबंधी गीत, संस्कार गीत और मनोरंजन गीत। कल जो है ये दोनों टॉपिक मैं खत्म करूंगा और कोशिश करूंगा कि लगभग 3 से 4 दिन के अंदर ही ये पूरे जो लोक कला है और संस्कृति है वो खत्म हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल।